आज बात कर रहे हैं टॉर्क के बारे में। आज हम लोग देखते हैं टॉर्क। टॉर्क के लिए क्या कहते हैं? इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। रोल ऑफ टॉर्क इन रोटेशन is same as role of force in translation. Role of torque in rotation is same as role of force in translation. टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ये ऐसे एक सिंबल से, इसे पढ़ते हैं टाउ। ये अल्फा बीटा वाले फैमिली का मेंबर है, ठीक। टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इफेक्ट, ये जो रोल की बात मैंने की, अब रोल का क्या मतलब है? फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी, टॉर्क कैन चेंज एंगुलर वेलोसिटी। आप फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स किसको बदलता है? वेलोसिटी को। तो टॉर्क किसको बदलेगा? एंगुलर वेलोसिटी को। तो जैसे हम लोग बात करते थे किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशन के बारे में, तो मान लेते हैं कि ये एक रॉड है और इस रॉड के सेंटर पे एक कील है और आप यहां फोर्स लगा रहे हैं F। तो क्या लगता है कि ये रॉड ओके अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? एक रॉड है, उसके सेंटर पे कील है, हिंज है, और इसको आप किनारे पर इस तरह जैसे डायग्राम में है फोर्स लगाते हैं, तो इसके रोटेशन की टेंडेंसी आप फील करें तो शायद आपको लगे कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करेगा। ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है विशाल, ठीक है। घड़ी के सुई के अपोजिट। पलक, और आप अपना नाम एक बार फिर बता दें। दुष्यंत। दुष्यंत, आप मुझे आराम से सोच के जवाब दीजिएगा, मुझे लगता है आप सही जवाब देंगे। यदि मैं दो फोर्स लगा दूं एक दूसरे के अपोजिट, तो नेट फोर्स तो 0 हमने देखा। क्या अब ये रोटेट कर पाएगा? और यदि रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या बालक, फिजिक्स छोड़ देना 2 मिनट के लिए, केवल प्रैक्टिकल इवेंट सोचो। एक लकड़ी का फट्टा लेके बीच में कील लगा दिया और दो किनारे पर चित्र के हिसाब से फोर्स लगाएंगे, तो घूमेगा कि नहीं सोचना है, फिजिक्स मत सोचना, ठीक है। घूमेगा या नहीं? तो मुझे ये बताओ, केवल एक रहता तो कैसे घूमता? एंटी क्लॉकवाइज। और केवल, और ये जो है ये भी कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों तो एक दूसरे के सपोर्टर हो गए ना घुमाने के मामले में। अरे प्रैक्टिकली देखो ना यार, तो फिर नेट टॉर्क 0 थोड़े ना होगा। आप सही थे दुष्यंत, ये घूमेगा। लेकिन यदि मैं ऐसा करूं, विशाल तुम अकल लगाओ, फिजिक्स थोड़ा कम और प्रैक्टिकल इवेंट की तरह थोड़ा ज्यादा सोचो। यहां दो फोर्स लगा रहे हैं, ओके, लेफ्ट और राइट में। तो अब क्या घूम पाएगा? लेफ्ट वाला कैसे घुमाना चाहेगा? ऐसे। और राइट वाला कैसे घुमाना चाहेगा? ऐसे। तो यहां पर नो रोटेशन।
तो रोटेशन का इफेक्ट नहीं दिख रहा तो टॉर्क नेट क्या हो जाएगा? 0। और सोचो यदि रॉड ऐसे होता, कील यहां होती और फोर्स हम ऐसे लगाते तो क्या रोटेशन होता? तो अभी नहीं होता। अभी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ओर से जाते दिख रहा है हमें। तो हम लोग कह सकते हैं ये अब भी रोटेट नहीं करेगा। तो यहां भी टॉर्क नेट देखेंगे, यदि टॉर्क नेट 0 दिखेगा क्योंकि नो रोटेशन यहां भी है, नो रोटेशन। अब यदि रोटेशन नहीं दिख रहा, फोर्स लगा रहे हो, मतलब वहां फोर्स तो है लेकिन रोटेशनल इफेक्ट जनरेट करने वाला टॉर्क मौजूद नहीं है। तो टॉर्क के बारे में विशाल आप एक बार बताइए, आराम से सोच के। फिर से हमने 2 जगह फोर्स लगाए, एक किनारे पर और एक बीच में कील के नजदीक। अब ये रोटेट करेगा या नहीं रोटेट करेगा? डोमिनेट कौन करेगा? क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज? अरे वाह यार, शानदार जवाब। पलक, एंटी क्लॉकवाइज। दुष्यंत? यस सर, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस पे डिपेंड करने लगा। तो और फोर्स का अमाउंट उस पर तो डिपेंड कर ही रहा है, और फोर्स का एक्ट करने वाला डायरेक्शन का भी कहीं ना कहीं कोई रोल है। तो हम देखते हैं इसी आइडिया को एक और डायग्राम में। तो पहले ये जो सामने स्क्रीन है इसे आप अपने अपने कॉपी पे नोट कर लें। 2 मिनट टाइम लेकर ये सारे डायग्राम अपने कॉपी पे बना लें। ऐसे 2-4 और डायग्राम मैं बनाता हूं, और ये आइडिया जो बगल में है उसे नोट कर लें। मैं पेज चेंज करूं? यस सर। तो यहां देखिए, यदि रॉड के हमने फोर्स लगता देखा, थोड़ा नीचे बना रहा हूं जगह के लिए, मुझे ऐसे फोर्स लगते देखा। ये L/2 तो है, R तो है, लेकिन ऐसे फोर्स लगते देखा ओ पॉइंट के। मुझे सोच के जवाब दें, यदि ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे तो यहाँ रोटेशन किसके कारण होते दिखेगा? एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा के कारण या एफ साइन थीटा के कारण? एफ साइन थीटा। तो प्रैक्टिकली सोचो, यदि मैं एक रॉड को ऐसे पुल करता केवल एक्स के, रॉड के लेंथ के पैरेलल तब, और रॉड के परपेंडिकुलर तब, तो रोटेशन किसके कारण मिलता मुझे? इस वाले केस में ऊपर वाले डायग्राम में तो टॉर्क 0 मिलता, रोटेशन कितना भी मैं जोर लगा लूं नहीं चलेगा, और यहाँ रोटेशन मुझे मिलेगा। तो इसका मतलब है कि बीच वाले जो डायग्राम है इसमें भी जो रोटेशन का इफेक्ट हमें मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा होगा? एफ साइन थीटा के कारण। चलिए एक पॉइंट और। तो हमने जो डायग्राम देखे इसमें कुछ और एक पॉइंट पे काम करते हैं कि मैंने फोर्स एफ यहां लगाया, मैंने एफ फोर्स यहां लगाया। इन दोनों में मैंने क्या सोचा कि किस में इफेक्ट ज्यादा मिलेगा रोटेशन का? एक ओ पे ही लगा दिया। तो किस केस में आपको लगता है कि ज्यादा इफेक्ट मिलेगा रोटेट करने वाला? पहले वाले में या दूसरे वाले में
या तीसरे वाले में रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा मिलेगा? पहले वाले में। पहले में। अच्छा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इस आर पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मैंने डिस्टेंस कम होते देखा वैसे वैसे इफेक्ट भी क्या होता गया, कम होता गया टॉर्क का। प्रैक्टिकली आपको पता चल रहा है कि टॉर्क 1 जो है वो बड़ा होगा, टॉर्क 2 उससे छोटा और टॉर्क 3 सबसे छोटा। टॉर्क 3 तो 0 ही, क्योंकि रोटेट करेगा ही नहीं। तो आपने क्या क्या देखा कि ये जो जहां फोर्स लग रहा था उसका जो पोजीशन था ये आर, और आर और एफ के बीच का जो एंगल है, तो ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता दिख रहा है टॉर्क? तो टॉर्क डिपेंड करता दिख रहा है आर पे, टॉर्क डिपेंड करता दिख रहा है एफ पे, और टॉर्क डिपेंड करता दिख रहा है साइन थीटा पे। तो टॉर्क के जो हमने बातें देखी कि टॉर्क किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, एफ पे और साइन थीटा पे। तो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम जब पढ़ते हैं तो इसे ऐसे लिखा जाता है, टॉर्क जो होगा इसी से हम ये एनालाइज कर लेते हैं, डायरेक्शन के साथ आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनीशन याद आएगा आपको, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, आर क्रॉस एफ होगा आर एफ साइन थीटा। ये हुआ थोड़ा आइडिया कि हमने देखा कि किन किन चीजों पे टॉर्क डिपेंड कर रहा है, केवल फोर्स पे नहीं, फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं, एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, और वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इन 3 चीजों पे ये डिपेंड करता दिख रहा है टॉर्क का वैल्यू। प्रैक्टिकली देखिए, मैं एक पहले वाले डायग्राम में देख रहा हूं, फोर्स लगाया तो पहले में घूमने का टेंडेंसी आएगा ऐसे, दूसरे में भी फोर्स लगाया, रॉड के बीच में कील है और किनारे में फोर्स लगा रहा हूं, और तीसरे वाले में जो है जहां कील है मैं वहीं फोर्स लगा रहा हूं, तो तीसरे वाले में तो टॉर्क बनेगा ही नहीं, 0, क्योंकि रोटेशन होना मुश्किल है। कील पे आप फोर्स लगा दोगे तो थोड़े ना रोटेट करेगा। रॉड पर फोर्स लगाओ कील से दूर कहीं भी। तो आगे चल के हमारा ये जो, मैं अगले पेज पे आता हूं, हमारे पास ये टॉर्क के लिए लिखने का ये तरीका आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपने टॉर्क लिखना है ना, वो पॉइंट के अबाउट फोर्स मान लो यहां लगाते हैं L/2 डिस्टेंस पे, तो यहां जो टॉर्क आप लिख रहे होंगे उस टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, F इंटू L/2, और डायरेक्शन कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप बात करते हैं फोर्स के लगने की, कि फोर्स यहां बीच में आप लगाते हैं L/4 डिस्टेंस पे, तो यहां यदि आप फोर्स लगाएंगे तब भी रोटेशन की टेंडेंसी यही होगा, लेकिन अब जो टॉर्क का वैल्यू है F इंटू L/4 कम हो गया। दोनों ही केस में डायरेक्शन क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ही केस में डायरेक्शन कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब सोचो यदि फोर्स आप लगा देते हो ये इस तरफ ऐसे, यदि फोर्स ऐसे लगा दोगे, तो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो दिख रहा है वो यार L/2, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो तो दिख रहा है 180 डिग्री, एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, एक +x की तरफ, एक -x की तरफ। R और F के बारे में बात करूं तो R का जो डायरेक्शन है जहां पर फोर्स लगाया उसका वो पॉइंट से, तो यहां पर जो इफेक्ट है घूमेगा नहीं तो ये तो आएगा 0, लेकिन R ये 0 लाएंगे कहां से, तो आप क्या लिखते थे F इंटू L/2, लेकिन साथ में आएगा साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री 0 हो जाता है। ये ना भी समझ में आए तो चलेगा, रोटेट नहीं कर रहा तो आप 0 लिख दो,
रोटेट करने की टेंडेंसी नहीं मिल रही तो आप 0 कह देते हो। ये एंगल वेंगल के चक्कर में 2 मिनट के लिए ना पड़े, आप तो फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कंफर्टेबल हो जाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगे, उससे भी काम अपना चल जाएगा। एक काम करो, मैं पेज चेंज करता हूं, आप इस बारे में गौर करके बताएं कि हमने फोर्स लगाए यहां F और फोर्स लगाए यहां F, तो बताइए इन दोनों फोर्स के बारे में सोच करके कि क्या ये रोटेशन होगा? तो ये भी L/2 पे और ये भी L/2 पे, तो इनका जो टॉर्क वाला इफेक्ट था, टॉर्क नेट क्या हो जाएगा? τ1 माइनस τ2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, F/L/2 माइनस F/L/2, और ये हो गया 0। ये तो आप वैसे ही देख कर कह रहे थे नो रोटेशनल टेंडेंसी, नो रोटेशन, तो आप कह देते थे टॉर्क 0। लेकिन आपने ही मुझे बताया कि यदि एक किनारे पे फोर्स लगा रहे हैं F और एक मिड में लगा रहे हैं ये F, तो ये रोटेट करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में आपने ये L/2 L/4 इधर आपने कहा था कि इसमें रोटेशन होगा, यदि होगा तो कैसे पे विचार करिए। एक ने कहा τ1, एक टॉर्क को हमने नाम दिया और एक का नाम τ2 दिया। बताइए τ1 और 2 में कौन डोमिनेट कर रहा है? तो 1 वाला लिखते हैं F इंटू L/2 और 2 वाला लिखते हैं F इंटू L/4। तो डोमिनेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बड़े में से छोटे को हटाया, तो नेट कितना आ गया? F इंटू L/4, और डायरेक्शन डोमिनेट करने वाले का एंटी क्लॉक वाइज, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये आपने τ1 के बारे में सोचा F इंटू L/2 एंटी क्लॉकवाइज, और τ2 के बारे में सोचा F इंटू L/4 क्लॉकवाइज। तो इनका डिफरेंस ले लिया हमने, F इंटू L/2 माइनस F इंटू L/4, तो ये हमने देखे कि ये बराबर हो गए F इंटू L/4। डिफरेंस क्यों लिया, ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि रोटेशनल का जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के सपोर्टर नहीं रहे, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, अपोजिट नेचर वाले हैं। अच्छा यहां देखना अगले डायग्राम में, जब हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं एक, और दूसरा फोर्स यहां लगा रहे हैं F L/4 डिस्टेंस पे, तो क्या लगता है ये रॉड रोटेट कर पाएगा या नहीं रोटेट कर पाएगा? और डायरेक्शन क्या होगा रोटेशन का, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज विशाल? अच्छा इन दोनों को आप जब टॉर्क नेट लिखे हुए तो ये सम करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे? ऐड करेंगे। हाँ ऐड करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों के रोटेशनल डायरेक्ट टेंडेंसी जो है, पहला फोर्स कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों की टेंडेंसी एक जैसी है, और एक जैसी टेंडेंसी का तो मतलब क्लियर हो गया ना, नेट फोर्स नेट टॉर्क जो है वो अब जोड़ करके हमें मिलेगा, सपोर्टर है एक दूसरे के, F इंटू L/2 प्लस F इंटू L/4 3F L/4, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सर आपने तो डायरेक्शन का कोई यूज ही नहीं होने दिया, मतलब कि वो थीटा वीटा का तो कोई लफड़ा ही नहीं पाला। अभी तक जो हम फोर्स देख रहे थे ये 90 डिग्री पे लग रहे हैं, डायरेक्शन के पोजीशन जिस पॉइंट पे वो लग रहा है उसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। यही कहानी आपको अगले डायग्राम में सोचना है, और मैं 90 वो एंगल वेंगल का ज्यादा लफड़ा आपको नहीं सिखाता, आप खुद ही अक्ल लगा लेना। आप L/2 डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये जो फोर्स लगा रहे हो ना, ये फोर्स लगा रहे हो रॉड के लेंथ से 30 डिग्री के एंगल पे।
और अब ये रोटेट करेगा या नहीं रोटेट करेगा और टॉर्क कितना होगा ये जानना चाहते हो। तो पहले मुझे ये बताओ कि इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते वक्त एफ के क्या मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं, एफ cos 30 एंड एफ sin 30। बहुत बढ़िया सौमिल। ये यदि हम देखें इनके रोटेशन का जो इफेक्ट है वो किसके कारण हमें दिख रहा है, तो रोटेशन का इफेक्ट दिख रहा है एफ sin 30 के कारण। तो जो टॉर्क का वैल्यू होगा किसके साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर लूं, टॉर्क के लिए एफ sin 30 इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस l/2, ये हो गया एफ l/4, 1/2 होता है sin 30। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। हम लोग यहां तक टॉर्क के कैलकुलेशन का एक तरीका देख चुके। अब देखिए आप एक कंपैरिजन समझिए। ये कंपैरिजन क्या है, तो आप बात करते हैं ट्रांसलेशन और आप बात करते हैं रोटेशन। यहां पर आप देखते हैं F इक्वल्स टू ma। ट्रांसलेशन में जो m का रोल है वही रोटेशन में I का रोल था, याद करिए। I क्या होता था, समेशन mi ri²। ट्रांसलेशन में a कहते थे वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट है, तो F इक्वल्स टू ma का जुड़वा भाई कौन आएगा, F का भाई होता है टॉर्क, m का भाई होता है I और a का भाई होता है अल्फा। आप यदि लिखते थे P इक्वल्स टू mv, तो उसका जुड़वा भाई यहां हो जाएगा L इक्वल्स टू I ओमेगा। V को कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। आप लिखते थे F लीनियर मोमेंटम के चेंज का रेट, तो आप लिखेंगे टॉर्क एंगुलर मोमेंटम के चेंज का रेट। आप लिखा करते थे if f0 then p कांस्टेंट। आप लिखा करेंगे if tau 0 then l कांस्टेंट। अब आपके मन में विचार आएगा सर ये p कौन था, p कौन था याद करिए, मोमेंटम। तो l कौन है सर, इसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। m का रोल होगा जो रोटेशन में वो I प्ले करता है और v का रोल प्ले करता है ओमेगा। ध्यान से देखिए, फोर्स को क्या कहते थे आप, फोर्स को कहते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सोचिए टॉर्क को क्या कह सकते हैं आप, टॉर्क को कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मीन्स ये है, यहां कंपैरिजन करके मैं
चाहता हूं कि आप इन आइडियाज को दिमाग में जगह दें, सेट करें। इनको बारी बारी से डिराइव भी किया जाता है। मैं एक बार और यदि इसे लिखता हूं, यहां तक यदि आप लिख चुके हो, मैं पेज चेंज करूं। यस सर। यहां देखिए, आपके पास था डिस्प्लेसमेंट, यहां है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, v एंगुलर वेलोसिटी, एक्सलेशन एंगुलर एक्सलेशन। और आप ये भी जानते थे, घड़ी से टाइम दोनों के लिए मिलेगा। ए यदि कांस्टेंट होगा, ए यदि कांस्टेंट होगा तो लिखा करते थे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यदि एंगुलर एक्सलेशन कांस्टेंट होगा तो आप लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, ए के बदले अल्फा, एस के बदले थीटा, और थीटा इक्वल्स टू यू टी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये थीटा को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट रेडियन, ये कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इसको कहते हैं रेडियन पर सेकेंड, अल्फा एंगुलर एक्सलेशन इसे कहते हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये था डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी, ये है एक्सलेशन, और ये था टाइम इंटरवल, ये है टाइम इंटरवल। अब फिर ये रिलेशन देखते हैं। तो इसे आप कहते थे काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। तो ये जो काइनेमेटिक्स था ये ट्रांसलेशन का है, और ये रोटेशन का है। तो काइनेमेटिक्स की यदि हम बात करते हैं तो हमारे सामने में एक कंपैरिजन फिर से आ रहा है कि जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वैसे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सर ये ओमेगा और थीटा में क्या रिलेशन होगा? कुछ चीजें मैं और लिख दूं। जैसे आप v लिखते थे डी एस बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट के चेंज का रेट, वैसे ही ओमेगा लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज का रेट। जैसे आप a लिखते थे dv बाई डी टी, वैसे अल्फा लिख देंगे डी ओमेगा बाई डी टी। एक्सलेशन लिखते थे वेलोसिटी के चेंज का रेट, एंगुलर एक्सलेशन लिख देंगे, एंगुलर एक्सलेशन लिख देंगे एंगुलर वेलोसिटी के चेंज का रेट। आपके पास चैप्टर बदलता नजर तो आपको आ रहा है, इंफॉर्मेशन भी आपके पास बढ़ रहा है,
लेकिन यदि आप सिमेट्री से देखें तो इनको याद रखना आसान है। काइनेमेटिक्स में यदि आपने 10 घंटे लगाए तो इसमें 10 मिनट लगाओ और सिमेट्री से दिमाग में इनको डालो। सर एक्सलेशन के लिए एक और आप लिखा करते थे डाटा, एक्सलेशन इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एस। अरे तो मैं कहता हूं कौन रोकेगा, आप अल्फा के लिए में लिखो ना, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, सिमेट्री सोचो। सर एक्सलेशन के लिए तो वैसे जनरली यही लिख लेते थे डीवी बाई डी टी, तो मैं कौन सा मना करूंगा अल्फा के लिए डी ओमेगा बाई डी टी लिखने से, वो तो है ही ऑलरेडी। तो जो आपको ए के लिए दो ऑप्शन दिखता था कि वेलोसिटी के चेंज का रेट डायरेक्ट डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एस चेन रूल से, वैसे ही अल्फा के लिए भी दो ऑप्शन है, डी ओमेगा बाई डी टी या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा चेन रूल से। अरे सर फिर तो आपको स्लोप भी पता चल जाएगा। आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए कि जब आप बात करते हैं, पहले इस पेज को कंप्लीट कर लीजिए, इस पेज को ध्यान से देखिए और दिमाग में जगह दीजिए। जैसे लेफ्ट साइड में आप लिखते थे F इक्वल्स टू एम ए, वैसे ही राइट साइड में लिखते हैं टॉ इक्वल्स टू एम के बदले आई, ए के बदले अल्फा, टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा। आप याद करिए, आपको पता था वीटी ग्राफ यदि आता है स्ट्रेट लाइन तो इसका जो स्लोप होता है डीवी बाई डी टी वो एक्सलेशन होता है, यहां ये टेन थीटा आप देखते। और इसी का भाई आप सोचो, यदि ओमेगा टी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन तो उसका जो स्लोप आप लिख रहे होंगे वो होगा डी ओमेगा बाई डी टी, वो होगा अल्फा एंगुलर एक्सलेशन, ये टेन थीटा के बराबर होगा। तो आप स्लोप जो देखेंगे दोनों केस में वो लिखने का तरीका है, आप स्ट्रेट लाइन का यदि याद रखते हैं डीवी बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स की तरह, तो यहां उसी तरह आप देख रहे हैं एक्सलेशन के, एक्सलेशन इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, उसी तरह एंगुलर एक्सलेशन इज स्लोप ऑफ ओमेगा टी ग्राफ। आपको वो सिमिलैरिटी से याद रखना है। आप जानते थे कि यदि कोई एक्स टी ग्राफ है आपके पास तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप डी एक्स बाई डी टी जो टेन थीटा है ये अभी भी है, वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो सोचो यदि इसी तरह थीटा टी ग्राफ होगा और उसके एंगल यहां थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एंगल मान लो फाई कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ ये होगा डी थीटा बाई डी टी, ये देगा एंगुलर वेलोसिटी। आपको लीनियर मोशन में जो बताया गया उसे सर्कुलर मोशन के लिए या रोटेशनल मोशन के लिए
एज इट इज कॉपी करनी है दिमाग में। ये नहीं कि मुझे तो सर वो तो सर लीनियर में बताया गया, तो अरे ठीक है ना यार, तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही स्लोप देखेंगे, ऐसे ही काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले देखेंगे। सर उनके यूनिट अरे याद कर लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट थीटा का होगा वो रेडियन। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ये एक तरह से आप कहते हो कि काइनेमेटिक्स पार्ट है, जिसमें हमने अभी नेट फोर्स क्या देखा, जीरो एक्सेलरेशन कांस्टेंट या अल्फा कांस्टेंट, वो वाला पार्ट है जिसमें कांस्टेंट है। और कांस्टेंट जहां नहीं होता था एक्सेलरेशन, वहां क्या यूज करते थे, कैलकुलस। तो जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, वहां कैलकुलस को यूज करना पड़ेगा। एक मैं याद दिलाऊं आप लोगों को कि यदि ऐसे आप ग्राफ बनाते थे वीटी का, एरिया अंडर वीटी कर्व, ये आता था डिस्प्लेसमेंट। तो यदि ऐसा ही ग्राफ आपने एक बना दिया ओमेगा टी का, तो आप क्या बोलेंगे, एरिया अंडर ओमेगा टी कर्व इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो थीटा बाई 2 पाई हो जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अरे चक्कर लगाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो आता है मान लो 360 डिग्री, इसका मतलब एक चक्कर हो गया। 2 पाई रेडियन आ गया, इसका मतलब एक चक्कर हो गया। 4 पाई रेडियन आ गया, इसका मतलब 2 चक्कर हो गया। आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बता देगा थीटा बाई 2 पाई। थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, और आपको ये ग्राफ में क्या मिलेगा, उसको आपको लीनियर वाले का यूज करके याद रखना है। लीनियर वाले का भी भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, तब तो रोटेशन वाले में भी दिक्कत अपनी एज इट इज रहेगी। ध्यान से ये स्टार मार्क देके नोट करिएगा लाइन। स्मॉल एंगुलर displacement d theta is a vector quantity, but large angular displacement is non-vector quantity. Because large angular displacement do not obeys law of vector algebra. ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा नहीं फॉलो करता है, डू नॉट फॉलोज law of vector algebra, do not follows commutativity for addition. वेक्टर एडिशन के लिए कम्यूटेटिविटी का होना जरूरी होता है, a प्लस बी और b प्लस ए एक जैसे वेक्टर होते हैं। तो जब लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो इसे नहीं शो करता, तो इस वजह से लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्केलर कहते हैं, लेकिन डी थीटा को जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसे वेक्टर कहते हैं।
आप ध्यान रखिएगा, एस यू वी ए आर वेक्टर्स। सिमिलरली डी थीटा, ओमेगा, अल्फा, ओमेगा नॉट आर वेक्टर्स। यहां ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ऑल वेक्टर्स एसोसिएटेड विथ रोटेशन और सर्कुलर मोशन are called axial vectors. Axial vectors. All vectors associated with rotation or circular motion are called axial vectors. And it's, yeah, because it's conventional direction, पारंपरिक दिशा, is taken along the axis of rotation. Because its conventional direction is taken along the axis of rotation. All vectors associated with rotation or circular motion are called axial vectors. Axial vectors क्योंकि ये एक्सिस के लॉन्ग लिए जाते हैं इसलिए axial vectors, because its conventional direction is taken along the axis of rotation. सर ये छपाई क्यों करवा रहे हो? भाई मैं तो केवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि एस वी यू ये सब वेक्टर थे, तो डी थीटा, ओमेगा, ओमेगा नॉट, अल्फा ये भी वेक्टर्स होंगे, और वेक्टर होंगे तो उनका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किसके अलोंग लेना है? एक्सिस के अलोंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। सर वो क्या था? तो रोटेशन मोशन डिफाइन किया था, उसी समय बताया था। सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे हो, ऐसा मोशन रोटेशन है, और उसके सारे सर्कुलर पाथ का जो सेंटर हो एक स्ट्रेट लाइन पे हो, तो उन्हें हम उस स्ट्रेट लाइन को कहते थे एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे आपके घर के सीलिंग फैन घूम रहा होता, तो एक का याद करो सीलिंग फैन को घूमता हुआ, मुझे तो नहीं याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है तो बताइए। सीलिंग फैन के 3 पत्तियों को देखो, इनके घूमने को देखो। तो यदि ये ऐसे घूम रहा हो, यदि ये नीचे से देखते हैं ये ऐसे घूम रहा है, याद करिए, छत से लगा सीलिंग फैन कुछ घूमता हुआ सा याद आ जाए आपको, ऊपर करके देखो। यदि ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो आप क्या करते हो? राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो। दाएं हाथ के फिंगर्स को कर्ल करो इस तरह से जैसे पंखा घूम रहा हो, और थंब को रखो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल। तो यदि छत पे सीलिंग फैन को घूमता देखोगे तो एक्सियली डाउनवर्ड। यदि क्लासरूम में आप चेक करें कैसे ये घूमना शुरू कर रहा है, ऐसे घूम रहा है एक्सियली वॉल के परपेंडिकुलर इधर। यदि ऐसे घूमने लगे, दरवाजा खोलते हुए ऐसे घूमना ऊपर, वैसे घूम रहा है तो नीचे ओमेगा का डायरेक्शन लेंगे। यदि आप घर के दरवाजे को घूमता देखें, घर के दरवाजे को ओपन करते हैं और यदि वो एक्सिस के ऐसे रोटेट कर रहा हो, तो इसका डायरेक्शन राइट हैंड के थंब फिंगर्स को ऐसे घुमाओ, तो ये एक्स, इसका जो ओमेगा का डायरेक्शन दिखेगा वो नीचे की तरफ दिखेगा। थंब को पैरेलल रखो एक्सिस के। यदि आप दरवाजे को, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, दरवाजे को आप ऐसे रोटेट करते हो
तो ओमेगा का डायरेक्शन जो होगा वो एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लेंगे आप। सर अल्फा का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे? तो ओमेगा यदि इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन अल्फा का डायरेक्शन होगा। सोचो ना, ए का डायरेक्शन क्या लेते थे? यदि स्पीड बढ़ रहा है तो उसके डायरेक्शन में। अब यदि ओमेगा कम हो रहा हो तो जो ओमेगा का डायरेक्शन है उसके अपोजिट ले लेंगे अल्फा का डायरेक्शन। और यदि ओमेगा कांस्टेंट हो तो अल्फा होगा ही नहीं, जीरो। सर एक दिन में इतने डायरेक्शन नहीं याद रहेगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, कोशिश जारी रखना है। हम लोगों ने बात की कि ओमेगा, डी थीटा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अल्फा, ये सारे वेक्टर्स हैं। इनको रोटेशन से रिलेटेड जो भी टर्म बोल रहा हूं उनके जो वेक्टर्स हैं उनका डायरेक्शन हम एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस के लॉन्ग आउटवर्ड द प्लेन, क्लॉकवाइज एक्सिस के लॉन्ग इनवर्ड द प्लेन। यदि कहीं पर प्लेन में आपको दिखे, मान लो यहां आप देख रहे हैं एक फैन को, ये 3 डायमेंशनल स्पेस नहीं है, ये स्क्रीन है। स्क्रीन पे ही ये फैन को जैसे दीपावली वाला चक्री होता है वैसे घूमता देख रहे हो। तो इसका जो डायरेक्शन लेंगे हम लोग, देखिए यदि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ऐसे ओमेगा घूम रहा है तो वो जेड एक्सिस के ओमेगा का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो अलोंग द जेड एक्सिस हो जाएगा, जो जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है। जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है ना, तो एक्सिस किधर दिखेगा? ऊपर की तरफ। राइट हैंड को कर्ल करो, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते दिख रहा है। तो प्लेन में, जिस प्लेन में ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, वो एक्सिस के लॉन्ग ऊपर की तरफ लेंगे। यदि ये फैन ऐसे घूम रहा होता एक्सिस के लॉन्ग नीचे की तरफ दिखाते, इस ओमेगा डैश को ऐसे घूमने पर डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग नीचे की तरफ दिखाते, नीचे की तरफ सर्किल बना के क्रॉस कर देते हैं तो नीचे की तरफ डायरेक्शन देता है, और सर्किल बनाकर डॉट दे देते हैं तो ऊपर की तरफ का डायरेक्शन देता है प्लेन में, जिस प्लेन में हम देख रहे हैं घूमना। ये बातें 12th में मैग्नेटिज्म में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम उतना नहीं भी इन पे फोकस करें तो काम चलेगा। तो सर आपने तो केवल टॉर्क बताने की कोशिश की, फिर काइनेमेटिक्स में चले गए। अरे तो टॉर्क के बताते वक्त भी मुझे डायरेक्शन का काम करना था ना। अब यहां पर मुझे बताइए, फोर्स यदि ऐसे है और फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट का ये देख रहे हैं आर, और ये दो वेक्टर का आर को शिफ्ट कर दो, आर को शिफ्ट कर दोगे तो तुम्हें आर और एफ का पूंछ एक जगह दिखेगा, तब जो एंगल होगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहलाता है। तो ओके अबाउट जब टॉर्क चाहिए तो टॉर्क लिखने का तरीका मैंने कहा फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका? फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखो, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इस पे परपेंडिकुलर दे दो, ये थीटा है, ये थीटा है, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, यही हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को उसे पकड़ने के लिए कितना बड़ा हाथ के लंबाई को हमें आगे बढ़ाना होगा, हाथ का क्या लेंथ चाहिए कम से कम, तो वो होगा आर साइन थीटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम ने टॉर्क के लिए क्या देखा? ओके अबाउट यदि टॉर्क लिखना है, ओके अबाउट यदि टॉर्क लिखना है तो ये क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर साइन थीटा, फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन सर आपने इसका एक तरीका तो और बताया है कि ये एफ जो थे, इस एफ के दो कंपोनेंट बना लिया आपने, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, और फिर आप क्या लिखते? फिर आप क्या लिखते? ये है आर, तो टॉर्क के लिए तो आप ये लिख देते एफ साइन थीटा इंटू आर। अरे तो सोच के देखो ना, दोनों एक ही तो है। या तो आप एफ का कंपोनेंट लेके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगाओ आर, या फिर एफ का लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड कर दो और उस पर परपेंडिकुलर डाल दो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे आपको, और फिर फोर्स के मैग्नीट्यूड को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर फोर्स को टुकड़े टुकड़े कर दो और देखो किसके कारण टॉर्क होगा, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लो। दोनों से रिजल्ट एक ही जैसा आएगा, या तो एफ साइन थीटा इंटू आर देख रहे हैं या आर इंटू एफ से आर साइन थीटा इंटू एफ देख रहे हैं, दोनों का रिजल्ट एक ही है।
तो आज के लेक्चर में दो चीजें हैं। एक तो आपको हमने ये कहा कि रोटेशन और ट्रांसलेशन में कंपैरिजन से फॉर्मूले को दिमाग में सेट करो, और दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि टॉर्क एक है जो फोर्स का नया रूप है। टॉर्क का नाम हम रखते हैं या कॉल करते हैं कि इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का वो इफेक्ट जिसके कारण एंगुलर वेलोसिटी बदलता है। और उनको कैलकुलेट करने के लिए डिफिनीशन क्या दिया है, आर क्रॉस एफ, फोर्स इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, फोर्स इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस। आप यदि टॉर्क निकालना सीख जाएं तो वही एक बड़ा काम रहेगा लेक्चर का। सोचो यहां पर फोर्स लगाते हो एफ, तो क्या लग रहा है, ये कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके अबाउट, ये डिस्क है एक, तो आप यदि टॉर्क का वैल्यू लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, एफ इंटू आर, फोर्स इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस। लेकिन यदि ऐसा हो कि फोर्स आपने, ये आर है और फोर्स आपने ऐसे लगा दिया यहां से 30 डिग्री पे, इस किनारे वाले पॉइंट को आपने खींचना शुरू किया 30 डिग्री से, तो बताइए वो पॉइंट के बाद यदि रोटेशन की मैं बात करूं तो यहां टॉर्क कितना दिखेगा। तो एफ के हम दो कंपोनेंट बना लें, एफ कॉस 30 और एफ साइन 30। कौन देगा रोटेशनल इफेक्ट, एफ साइन 30 इंटू आर, एफ आर बाई 2। तो आप यदि टॉर्क निकालना सीख जा रहे हैं तो ये अपना अचीवमेंट है। यदि हम डायरेक्शन देखना सीख जाए कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो भी अपना एक अचीवमेंट है। यदि हम इसी क्वेश्चन में दूसरा रास्ता देखते हैं कि आपने देखा ये फोर्स, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यहां चेक करो क्या दिया गया था एंगल 30 डिग्री, तो यहां भी कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो गया, आर साइन 30, वो पॉइंट से देख रहे हैं तो यहां जो रोटेशनल इफेक्ट हमें मिलेगा, ये रोटेशनल इफेक्ट कैसा दिखेगा अपने को, एफ इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस आर साइन 30। दोनों में से कोई भी आइडिया आप यूज कर सकते हो, या तो फोर्स के टुकड़े कर दो और फिर शॉर्टेज डिस्टेंस देख लो कौन सा ठीक रहेगा। सर एफ कॉस थीटा का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, अरे एफ कॉस थीटा तो जा रहा है ओ से, तो उसका तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और यदि शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो इसीलिए तो उसका इफेक्ट 0 आ रहा है, उसका कोई इफेक्ट देख ही नहीं रहे प्रैक्टिकली। वैसे फोर्स जो एक्सिस को जाके जिसका लाइन ऑफ एक्शन कट कर दे वो रोटेशन जनरेट नहीं करता। नहीं सर मैं नहीं समझ पा रहा इसे, यहां चेक करो ये कील, और तुमने ऐसे फोर्स लगाया है खूब जोर से, तो क्या लगता है क्या ये डिस्क रोटेट करने लगेगा, टॉर्क अबाउट वो अभी क्या दिखेगा आपको। तो यदि रोटेशन प्रैक्टिकली सोचो, डिस्क है बीच में एक कील है और फोर्स को रेडियली आपने अप्लाई कर दिया, तो क्या ये रोटेशन हो पाएगा या नहीं, और यदि नहीं होगा तो टॉर्क 0 होना चाहिए। तो यहां 0 कैसे लिखोगे, एफ इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस 0, फोर्स इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस, फोर्स इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस। तो किसका शॉर्टेज डिस्टेंस, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का, वो तो जा ही रहा है फोर्स से, शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाएगा। और नहीं तो प्रैक्टिकली देखते हैं, घूमने का कोई टेंडेंसी नहीं है तो 0 होगा। अब गौर करिए, आपके सामने एक रॉड है, रॉड के एक किनारे पे कील है और दूसरे किनारे को धागे से आपने थामा हुआ है, और कैंची लाते हैं एक नाई से मांग के, बार्बर से, नहीं तो दुकान से ले आओ, और धागे को कट कर दो। तो ये जो रॉड है एल लेंथ का, एम मास का,
क्या ऐसे ही रहेगा या ये गिरना शुरू कर देगा नीचे? गिरना शुरू कर देगा। तो यदि ये गिरना शुरू कर देगा तो मतलब कोई एंगुलर एक्सेलरेशन आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है और वो बदलने वाला है, बढ़ने वाला है एंगुलर वेलोसिटी गिरते समय। तो उसका वैल्यू मैं जानना चाहता हूं। तो ध्यान से देखिए, इस रॉड को कौन है जो ओ पॉइंट के बाद रोटेट करवा रहा है? तो आपको पता चलेगा कि रोटेट करवाने का काम कर रहा है mg। यदि ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा तो ये रॉड नहीं घूमेगा। और mg के कारण जो टॉर्क आप देखेंगे, वो टॉर्क कैसे लिखेंगे? mg इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ से l/2। यदि l लेंथ पूरा है तो mg कहां एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास पे ना, सेंटर ऑफ मास पे ना m एक्ट करता है। तो टॉर्क जो होगा वो mg इंटू l/2। लेकिन अभी अभी हमने देखा जैसे F बराबर ma लिखते हैं वैसे टॉ बराबर I अल्फा लिखते हैं। और आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि I अबाउट ओ पहले से याद करके बैठे हैं, ml²/3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हुए निकाला था ना, रॉड के किनारे वाले पॉइंट के अबाउट। तो आप टॉर्क अबाउट ओ देखेंगे, I अबाउट ओ इंटू अल्फा, तो mg इंटू l/2 पहले से है, I अबाउट ओ ml²/3 और अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3g/2l। तो F बराबर ma से टॉ इक्वल्स टू I अल्फा ऐसे देख सकते हैं। सर मैं टॉर्क क्यों सीखूं? आपके मन में यदि ये क्वेश्चन आएगा तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि सर मैं तो सारे क्वेश्चन ट्रांसलेशन से ही बना लूंगा, टॉर्क के सिखाने की कोशिश आप क्यों कर रहे हो? तो यहां जाते जाते इस लेक्चर के लास्ट में एक बार इसे चेक करिए आप। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, उन्हें भी देख लेना यदि कोई पॉइंट मिस कर गया हो तो। जाते जाते इसे देखिए, एक रॉड है, इस रॉड को आपने 2 धागों से बांधा है। लेकिन खास बात यह है कि दोनों धागे एकदम किनारे किनारे नहीं है। एक l/8 डिस्टेंस पे है, या l/4 डिस्टेंस कह देता हूं। टोटल डिस्टेंस है l, मास है m। आपको क्या लगता है कि टेंशन दोनों धागों में क्या एक जैसा होगा? क्या दोनों धागों में एक जैसा टेंशन आएगा? तो इसके बारे में विचार करते हैं। आप कहोगे कि सर ये नेट फोर्स 0, क्यों? क्योंकि ट्रांसलेट नहीं कर रहा। तो आपके पास आ गया T1 + T2 बराबर mg, ये एक इक्वेशन। लेकिन अननोन है 2। आपसे इस एग्जांपल में कहा गया फाइंड T1 एंड T2। तो आपने जब सॉल्व करना शुरू किया तो सॉल्व करते वक्त आपके पास ये ऑप्शन आ गया ट्रांसलेशन, लेकिन आपका क्वेश्चन रुक गया। आप यदि इतना ही पढ़ पाए हैं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आप गौर करो, प्रैक्टिकली सोचो, इमेजिन करो कि यदि सेंटर पे एक कील होता, इमेजिन करो, और mg वहां लगता, तो क्या mg का कोई टॉर्क बनता? mg के कारण कोई टॉर्क नहीं बनता। T1 के कारण किधर रोटेशन की टेंडेंसी आती? क्लॉकवाइज। और T2 के कारण रोटेशन की कैसी टेंडेंसी आती? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्या ये रोटेट कर रहा है रॉड? नहीं। तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। तो T1 वाले का टॉर्क कितना निकल के आ रहा है? T1 इंटू l/2, क्योंकि ये डिस्टेंस है l/2, और ये हो जाएगा l/4 क्योंकि इधर भी है l/4।
तो T1 इंटू L/2 किसके बराबर हो जाएगा? T2 इंटू L/4। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो दो इक्वेशन बन गए, सॉल्व कर लो तो रिजल्ट आ जाएगा, T1 T2 निकल आएगा। तो यदि हम टॉर्क के बारे में नहीं जानते हैं तो ये दूसरा इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। सर आपने ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्यों लिखा, कोई और पॉइंट लेके क्यों नहीं लिखा? अरे भाई सेंटर ऑफ मास पे mg था ना, तो उस पे कील लेने पर एक फोर्स तो कम हो गया, तो बाकी दो के मैंने बैलेंस देख लिए। और सर आपने बैलेंस क्यों माना? जब रोटेट कर ही नहीं रहा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। यदि नेट टॉर्क 0 नहीं होगा तो रोटेशन कैसे होगा? तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। इस क्वेश्चन के एक बार और एक्सप्लेनेशन अगले टर्न पे मैं लेक्चर में होगा तो फिर दे दूंगा। यदि आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है तो आप पूछ लेंगे। यहां तक में जो लोग लग रहे हो